हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी, जो आपका सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है और आपका जो सिलेबस है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है, आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न क्या आएगा और आप लोगों का सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिए। अदरवाइज आप लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है। सब्जेक्ट है एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम सिलेबस देखते हैं आप लोगों का, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये ऑफिशियल पीडीएफ है, ठीक है, आपके कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका है सिलेबस। सिलेबस में अगर मैं आपको यूनिट बताऊं, तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट 3 पढ़नी है। ठीक है, 3 यूनिट है, यूनिट में चैप्टर ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है 3-4 चैप्टर हों, 2 चैप्टर हों एक यूनिट में, इस तरह से। ठीक है, तो यूनिट आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है 3 है। यूनिट किस बारे में है? अंडरस्टैंडिंग प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये आपकी यूनिट नंबर 1 है भाई। इसमें आपको प्लूरलिज्म के बारे में पढ़ना होगा, डाइवर्सिटी जो होती है, विविधता होती है, उसके बारे में पढ़नी होगी, जो कि इंडियन सोसाइटी में अवेलेबल है, जिसमें रिलीजन आ जाता है, लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, इथनिसिटी आ जाती है, फिर कल्चर आ जाता है, प्री द स्कूल सोसाइटी इंटरफेस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन एक्सप्लिसिट एंड हिडन हिडन करिकुलम। अब जो स्कूली सोसाइटी है, स्कूल की सोसाइटी है भारत के अंतर्गत, ठीक है, उसके बारे में आपको चीजें पढ़नी है। सोशल मोबिलिटी के बारे में आपको चीजें पढ़नी होंगी, जिसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी दोनों आती हैं। ठीक है, सोशल एंड राइट्स बेस्ड अप्रोच टू प्रोटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिफरेंस। ठीक है, फिर अब भाई जो बच्चे डिसेबल है उनसे रिलेटेड चीजें, फिर डिफरेंस से रिलेटेड चीजें, और जो इंक्लूजन होता है, इंक्लूजन का मतलब कि भाई समावेश, जहाँ पे भाई सभी लोग जो है एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 1 में कवर अप करनी है। यूनिट नंबर 2 आता है लैंग्वेज एंड दी लर्नर के बारे में आता है, जिसमें भाई लैंग्वेज रिलेटेड चीजें, क्लासरूम और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड चीजें आएंगी। ठीक है, चाइल्ड होम लैंग्वेज मतलब बच्चा जो है शुरुआत में घर से जो बातें सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, उसके बारे में है। ठीक है, इशू रिलेटेड टू मदर टंग, जो आपकी मातृभाषा होती है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज आपको स्कूल में सोशल लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मीडियम और मीडियम ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुइज्म, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो फिर प्रोविजंस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है, उसमें अ, ऐसे लोग जो माइनॉरिटी है, जिनकी संख्या कम है, ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी संख्या कम है, ठीक है, उनकी जो भाषा है, लिंग्विस्टिक है, जो उनकी पूरी की पूरी भाषा है, उसके लिए कौन कौन से जो प्रोविजंस करे गए हैं, उससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 3 आता है जेंडर कंसर्न इन एजुकेशन। एजुकेशन जो है उसमें जेंडर से रिलेटेड कंसर्न्स भी देखी गई हैं। ठीक है, तो जेंडर एज अ सोशल कैटेगरी एंड जेंडर एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप, ये सारी चीजें पढ़नी है। जेंडर सोशलिज्म, होम स्कूल एंड सोसाइटी, भाई क्योंकि लड़कियों को लड़कों को अलग तरह से ट्रीट करा जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में, स्कूल में, घर में। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी, आपको पढ़ने को मिलेंगी। जेंडर डायनेमिक्स इन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, इंटरसेक्स सेक्शनलिटीज ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन, ये सारी चीज आपको पढ़नी है कि भाई जेंडर के बारे में, जहाँ पे भाई जो होता है कि सेक्शन वाइज हो जाते हैं इंटर में। ठीक है, तो जो जेंडर है, जो कास्ट है, जो क्लास है, जो रिलीजन है, इनके बेसिस पर चीजें जो बदलती है वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। तो मेनली आप ये कह सकते हैं कि भारत में जिस भी प्रकार की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, ठीक है, स्कूलों में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। एजुकेशन किस प्रकार की है प्यूलर सोसाइटी में भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका जो सिलेबस के बारे में बात हो जाती है। हम चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी, बीए प्रोग्राम, नॉन मेजर, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये आपका यूनिट पेपर कोड है। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें, तो आपका यूनिट नंबर वो सॉरी 3 घंटे का पेपर होगा। 75 नंबर का जो है आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, मतलब जो वेटेज होगा वो आपके 75 नंबर का होगा। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब कि नॉर्मल सी कैलकुलेशन है कि 18 नंबर के आपको सॉरी 75 नंबर का पेपर है ना, तो आपको 18 से कम नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 90 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलता है, तो 18 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 75 का है, तो उससे कम हो जाएगा।
इंग्लिश और हिंदी एक लैंग्वेज जो है आप प्रेफर कर सकते हैं अपना आंसर राइटिंग के लिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपको क्वेश्चन दिखाते हुए समझाते हुए चलता रहूंगा, ठीक है। आप लोग इनको समझिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर होइए। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज मेंट बाय कल्चरल डाइवर्सिटी, व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डाइवर्स कंट्री। सांस्कृतिक विविधता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता मतलब हमारे देश में ना एक संस्कृति नहीं है, एक नहीं है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। छोटे छोटे जगहों की संस्कृतियां हैं, छोटे से जब हम बड़े क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की अपनी एक संस्कृति है, ठीक है। तो जो सांस्कृतिक विविधता है उससे क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। भारत को अत्यधिक विविधता वाला देश क्यों माना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग धर्म के लोग, अलग जाति, अलग व्यवस्था के लोग, ठीक है, भाषा के लोग रहते हैं। तो जो डाइवर्सिटी भारत में देखी गई है वो कहीं और नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि भाई भारत को अत्यधिक विविधता वाला देश क्यों माना जाता है, आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर में आप बताएंगे सांस्कृतिक विविधता के बारे में, और 10 नंबर में आप बताएंगे अत्यधिक विविधता वाला देश भारत क्यों माना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है क्रिटिकली कॉमेंट on the access and quality of education received by the student coming from the marginalized section। हाशिए पर रहने वाले वर्ग से आने वाले छात्रों को मिलने वाली जो शिक्षा की पहुंच है और उसकी गुणवत्ता पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे लोग जो कि हाशिए पर है, हाशिए का मतलब कि वो उनका एक ग्रुप था उन लोगों का, ठीक है। अब वो ग्रुप ना बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, ठीक है। उनका शोषण बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। अब क्या है कि वो ग्रुप एकदम खत्म होने की कगार पर है, तो उस ग्रुप से आए हुए लोग या फिर उस वर्ग से आए हुए जो लोग हैं या बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो शिक्षा मिलती है उसकी कैसी गुणवत्ता होती है और उनके पास शिक्षा कितनी हद तक पहुंच पाती है, इस चीज के ऊपर आपको आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है, मतलब क्रिटिकली कमेंट करना है, ठीक है। तो आपको बताना होगा, आपको इन चीजों के बारे में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कि भाई हाशिए से जो लोग आते हैं, ठीक है, जो बच्चे आते हैं स्कूलों में, उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा कि भाई वो लोगों तक एजुकेशन की पहुंच भी बहुत कम है, उन लोगों तक एजुकेशन की पहुंच भी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि भाई एजुकेशन आज के टाइम में एजुकेशन भारत के हर एक कोने में नहीं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में तो एजुकेशन भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, वहां पे एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। वो लोग जो कि हाशिए पर है उन तक एजुकेशन पहुंचाई ही नहीं जाती, तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। आप लोग अपने हिसाब से आंसर को एक अच्छे खासे जो राइटिंग का आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करके लिखिएगा, आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनता है कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ होम लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन क्लासरूम। अब देखिए, जो आपकी घर की लैंग्वेज होती है, मतलब जो होम लैंग्वेज होती है, जब आप घर में, बच्चा जो घर में से सीखता है, घरेलू भाषा सीखता है, तो भारतीय कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, मैं आपको नॉर्मल सी बातों में समझा दूं कि देखिए, जैसे मैं अपने पास के घर के जो स्कूल है उसमें जाता हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने अपने घर में जो लैंग्वेज बोलना सीखा है शुरुआत से, वही मैं जाके स्कूल में बोलूंगा, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा, तो मैं एकदम से स्कूल की लैंग्वेज या हमारे टीचर्स की लैंग्वेज तो सीख नहीं लूंगा, या मैं बाकी बच्चों की लैंग्वेज नहीं सीखूंगा। मैं सीखूंगा वो लैंग्वेज जो कि मेरे को घर में बोली गई है, ठीक है, मेरे को घर में जो सिखाई गई है। तो जो उसकी भाषा है, मेरी जो बोलने वाली भाषा है, उसकी क्या भूमिका है स्कूल की पढ़ाई में, वो आपको यहाँ पे बताना है। कक्षा में जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा के माध्यम के रूप में जो आप कह सकते हैं कि घरेलू भाषा है, उसकी क्या भूमिका है, ये आपको भूमिका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, नॉर्मल सी बात है कि हम लोग अगर हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं घर पे, ठीक है, हम स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें दिक्कत आएगी। बट हमने अगर घर पे बोलना सीखा है तो हम स्कूल में जाएँगे, वहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है? तो हमारी बोली हुई बातें बाकियों को भी समझ में आएँगी, पहली बात तो, ठीक है? जो बच्चा है फिर हम उसी भाषा के थ्रू सीखना चालू करेंगे, ठीक है? तो ये अगर मैंने घर पे कुछ भी नहीं सीखा कभी बोलना, तो मेरे को स्कूल जाऊँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी चीज़ों को समझने में। तो इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर को इलैबोरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्हाट इज़ इंक्लूजन? व्हाई इज़ इंक्लूजन इम्पोर्टेंट? समावेशन क्यों है? समावेशन क्या है, समावेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो समावेशन समझ लीजिए, समावेशन का अर्थ ऐसा है कि सभी लोग मिलकर एक साथ एक जगह पे रह रहे हैं या फिर एक क्लासरूम में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस क्लासरूम में हो सकता है जाति धर्म के आधार पर जो बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के आ रहे हो, अलग अलग जाति के आ रहे हो, अलग अलग वर्ग के आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है कोई ऊंचे तबके का हो, कोई नीचे तबके का हो, कोई हो सकता है किसी अन्य धर्म का हो, कोई हो सकता है किसी अन्य जाति का हो, ठीक है। एक धर्म में अन्य अन्य जाति जो आती है उन सबके भी बच्चे आ सकते हैं। तो वो क्या है, वो एक समावेशन है, ठीक है। इंक्लूजन है कि सभी एक साथ पढ़ रहे हैं। और इसकी महत्वपूर्ण क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि
नॉर्मल सी बात है, हम किसी को पीछे तो छोड़ नहीं सकते, वो अलग धर्म का है, ठीक है? या फिर कोई मेरे को पीछे नहीं छोड़ सकता अगर मैं अलग धर्म का हूँ या अलग जाति का हूँ। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सभी को समान अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, ठीक है? तो अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, हम हमारी जो किताबें शिक्षा के बारे में है, तो हम शिक्षा की बात करें, तो यहाँ पे सबका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते और ना कोई हमें पीछे छोड़ सकता है, ठीक है? इसीलिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम किसी को पीछे छोड़ते हैं, तो उसका जो वर्ग है, वो पीछे रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, वो महत्वपूर्ण क्यों है, एक साथ पढ़ना, ये आपको बताता है। इससे हम लोग एक चीज़ और सीखते हैं, हम लोग समाज में एक लेवल जो होता है, पुराने टाइम की हम बात छोड़ सकते हैं, पर आज की बात करें तो समाज में एक जो लेवल होता है कि भई सभी बराबर हैं, ठीक है? हम सब ह्यूमन्स हैं, तो सब बराबर हैं, वो सारी चीज़ें हम बचपन से ही सीखते हैं, ठीक है? सो 7.5 7.5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, समावेशन 7.5 में बताना है, क्यों महत्वपूर्ण है 7.5 में बताना है। आप लोग इसके बारे में टॉपिक के बारे में पढ़ के जाइएगा प्लीज़, ठीक है? आप लोग तभी वहाँ पे अच्छे से आंसर जो है एक्सप्लेन कर पाएँगे। 5वां क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सोशल इंक्लूजन? What steps can be taken to reduce or eliminate social inclusion? सामाजिक बहिष्कार क्या है? सामाजिक बहिष्कार को कम करने या खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, सामाजिक बहिष्कार क्या है कि भाई समाज में रहने वाले लोगों ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या करा, उसका बहिष्कार कर दिया, उसको अपने समाज से निकाल दिया, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, ये कि भई ये क्या है, वही लोगों को लोग हो गया, किसी व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया, तो ये सारी चीज़ें। और सामाजिक बहिष्कार को कम करने या उसको खत्म करने के लिए हम कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू जेंडर डिस्पै disparities in education in India? How does gender disparity impact access to education, learning outcome and future opportunities for boys and girls? 5 और 10 नंबर में आपका क्वेश्चन है, भारत में जो शिक्षा है, शिक्षा में जेंडर असमानता में योगदान देने वाले जो कारक हैं, वो आपको बताने हैं। अब नॉर्मल सी बात है, कारक कई सारे हो सकते हैं, ठीक है? कई जगह कारण क्या होता है, कई जगह कारण घर होते हैं, कई जगह कारण स्कूल होते हैं, ठीक है? भई जेंडर में असमानता यही देखी जाती है, आपने सुना होगा कि कई स्कूल्स में लड़कियों के लिए वॉशरूम भी नहीं होते थे, तो उनकी फैमिली उनको स्कूल नहीं भेजती थी, ठीक है? वहीं लड़कों के लिए भेज दिया जाता था, क्योंकि लड़कों के लिए तो हम मानते हैं हमारे लिए ईज़ी रहता है, स्टिल ऑफ लड़कियों के लिए एक अच्छा वॉशरूम होना, ठीक है? या वॉशरूम ही होना, एग्ज़िस्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए वो स्कूल में जाएँ, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। दूसरा, लड़कियों की सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है? इसीलिए भई लड़कों को तो स्कूल भेजा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो इन फ्यूचर पढ़ाएगा। वहीं ल लोग ये सोचते हैं कि लड़कियाँ तो एक तरह से, मैं अगर अपने थॉट बताऊँ तो ये सोचा जाता है कि भई लड़कियाँ क्या करेंगी? पढ़ के अंत में उन्हें किसी और के घर जाना है। तो ये सारी चीज़ें सोच के लोग, जो परिवार वाले थे, वो नहीं भेजते थे। ठीक है? लड़कियों की सेफ्टी भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जेंडर जो शिक्षा में जेंडर असमानता है उसको लेकर। ठीक है? जेंडर असमानता लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा सीखने और परिणाम और भविष्य के अवसरों तक पहुँच को कैसे प्रभावित करती है? बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है? तो प्रभावित तो करती ही है। अगर लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी तो वो घर में पीछे रह जाएँगी। ठीक है? इन फ्यूचर भी उनका जो फ्यूचर होगा अच्छा नहीं रहेगा। इंस्टेड ऑफ कि अगर भाई लड़का नहीं पढ़ रहा है तो उसका भी भविष्य खराब होगा। तो ये हर चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है? तो ये मैं आपको जो क्वेश्चन है वो पढ़ के बता रहा हूँ, उसको समझाते हुए चल रहा हूँ कि क्या चीज़ें रिलेटेड पूछी गई हैं। राइट शॉर्ट नोट और एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है? सॉरी 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 में से 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो संक्षिप्त टिप्पणी होती है वो लिखनी है। हर एक टॉपिक आपका 7.5 नंबर का है। टॉपिक है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का असमान वितरण, शिक्षा में बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुइज्म इन एजुकेशन, एजुकेशनल राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, भारत में विकलांग लोगों के लिए शिक्षा का अधिकार। समझिए, संसाधनों का असमान वितरण, ठीक है? संसाधनों का असमान वितरण कि भाई कुछ लोगों के पास संसाधन तो बहुत सारे हैं, कुछ लोगों के पास संसाधन बिल्कुल ही कम है। गाँव बसेरों में होने वाले, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भाई आदिवासी रिलेटेड जो फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है? उनके पास संसाधनों की बहुत कमी है। वहीं अगर हम बात करें अन्य लोग हैं, तो उनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है। फिर शिक्षा में बहुभाषावाद आ जाता है, जिसमें कि भई अलग-अलग लैंग्वेज लोग सीखते हैं, ठीक है? अलग-अलग, देखिए नॉर्मल सी बात है, बहुभाषावाद का मतलब है कि बहुत सारी भाषाएँ हो जाना, ठीक है? तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विविधता वाले दो लोग रहते हैं। जो भी बच्चे अलग-अलग जगहों से निकल कर स्कूल्स में आते हैं, उनकी एक अपनी भाषा होती है, वो अपने क्षेत्र में वो भाषा बोल सकते हैं। बट जब वो स्कूल आते हैं, तो वो वहाँ पे देखते हैं कि अलग वाला बच्चा तो अलग भाषा बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है? शिक्षा में बहुभाषावाद भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो आपको समझाना है अपने शब्दों में। और भारत में जो विकलांग लोग हैं, ठीक है? डिसेबल जो लोग हैं, उनके लिए शिक्षा के जो अधिकार हैं, उसके बारे में भी बात आपको करनी है टॉपिक के अंतर्गत। तो यहाँ पे एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी, बीए प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस सिलेबस बताया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर देखकर चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।